रेडियोलॉजी से हट के होगा कि इसमें हम बहुत ज़्यादा रेडियोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं होंगे। लेकिन आपके एग्ज़ाम और जो आपके ये जो आपके डेली एक आप रिपोर्टिंग करते हैं, और उसके अलावा जो आप वाइवा में जब जाते हैं, या इवन के एमसीक्यूज में ना, तो ब्रेन जो हमारा है ना, उसको थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको पता लगेंगे कि जिनको यूज़ करके जो आपकी परफॉर्मेंस है वो शायद ±5% उसमें चेंज आ जाए। और अगर आप हम लोग जो जिस तरह फेलियर रेट देखते हैं लोगों का, तो उसमें उसमें जो पेशेंट यानी कि जो आपका कैंडिडेट पास हुआ होता है और जो कैंडिडेट फेल हुआ होता है, उसमें मैक्सिमम मार्जिन जो है ना वो 5-6 नंबरों का ही होता है। कि जो पास होने वाले होते हैं वो ज़्यादातर 60 से 63 64 के दरमियान होते हैं, और जो फेल होने वाले होते हैं वो 55 से लेके 60 के दरमियान के भर रहे होते हैं। अब असल चीज़ ये है कि वो जो मार्जिन है वो अगर हम उसी वक्त ही दोबारा भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं ना, तो चांसेस यही हैं कि जो पास हुए हैं वो हो सकता है फेल हो जाए, और जो फेल हुए हैं जो है वो पास हो जाए, क्योंकि वो मार्जिन इतना थोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने जो हमारे पास यानी कि 1% भी अगर किसी तरीके से नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, तो हमारे लिए वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, और वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने सिर्फ इन चीज़ों को पहले फोकस करना है कि ये क्यों हो रहा है, और हम किस तरह थोड़ी सी बेहतरी के साथ अपने जो सिस्टम है, या जो अपना हमारा रोल है वो हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 12-14 स्लाइडें हैं, लेकिन आपके लिए सारी स्लाइडें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपने एक सिंपल क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल ब्रेन को यूज़ करते हुए जवाब देना है कि जो आपका सॉरी ये आपका जो एक बॉल है और एक बैट है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो पैसे हैं ना वो $1.10 है। जो बैट है उसकी जो प्राइस है वो बॉल से $1 ज़्यादा है, ठीक है। और अब आपकी जो बॉल है इसकी क्या प्राइस होगी? 0.10। जी, आपने बोलना नहीं है प्लीज़, काइंडली आपने टाइप करना है काइंडली, ठीक है। जिसको आंसर इसका आ जाता है वो आराम से इसको जो है वो। जी, वेरी गुड, सही है। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वाला। अब इसमें 27 × 45 जो है वो एक मैंने क्वेश्चन पूछा है, और अब आप लोगों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडियली तो कैलकुलेटर के बगैर होनी चाहिए। तो आप उसमें देखेंगे आपसे कैलकुलेट होता है, या अप्रॉक्सीमेट फिगर अगर आप लोगों के पास आती है तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से मतलब ये किया है मोस्ट लाइकली, ठीक है, मतलब इट्स फाइन। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे कि आप पेज में लिखेंगे 27 × 45, ठीक है। और अब ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं इसलिए आपको ये दो क्वेश्चंस पहले दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग जो है वो अपने ब्रेन को थोड़ा सा पॉलिश कर लें, यूज़ कर लें, कि आप लोग जो एग्ज़ाम मोड में है वो किस तरह इसको वर्कआउट कर रहे होते हैं। और अब हम एक वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और उसमें क्या है कि आपने इसमें एक साइंटिस्ट है वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा, और आपने फोकस करना है मैं देखता हूँ इस पे चल जाएगा तुम्हारी, आप उस पे आपने फोकस करना है साइंटिस्ट की मूवमेंट पे, कि जिस तरह मैंने फिर आपसे उसके बारे में एक दो क्वेश्चन पूछने हैं। हार्डली 5-7 सेकेंड 10 सेकेंड का टोटल साइंटिस्ट का मूवमेंट है, लेकिन जो साइंटिस्ट है वो भी आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये साइंटिस्ट है, इसको आपने I'm मूवमेंट को Dan देखना है Simons. इसका। I'm a professor in the psychology department at the University of Illinois, and I also have an appointment at the Beckman Institute for Advanced Science and Technology. My research here focuses on visual cognition, what we see, what we don't see, how much of our visual world we're aware of, how much we remember from one moment to the next. One of my best known studies was done with my collaborator Chris Chabris some years ago, and it was based on अच्छा जी, यहाँ तक आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया साइंटिस्ट को। अब इस पे हम अभी बाद में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब मैं आपको इसके मुख्तसर बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी है थोड़ी सी। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है
कि जिसमें आप मिनट मुझे दिखाएंगे दें, सॉरी, इसमें उसने क्या किया है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे अब आप इसको देखें, जो ये मूवी चलने लगी है, इसमें क्या होता है कि ये जो टास्क है वो स्टूडेंट्स को ये दिया जाता है कि जितने ये ब्लैक पैंट वाले, यानी कि ब्लैक, ये ब्लैक डार्क शर्ट्स वाले लोग हैं और वाइट शर्ट्स वाले लोग हैं, इनकी आपस में जो बॉल की मूवमेंट है उसको आपने ट्रेस करना है, काउंट करना है, ठीक है। अब आप ये देखें, Walk into the middle of the scene, ये देखें, stop in the center, turn and face the camera, thump its chest, and then walk off the other side, a total of about 9 seconds later. ठीक है। अब क्या किया इसने, इसमें मैं इसलिए आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ कि अभी आप इन सारी चीज़ों से गुजरेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया उसने उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक कैंडिडेट को उन्होंने ये कहा कि जी आपने इसमें सबसे पहले जो बॉल है वो काउंट करनी है कि वाइट शर्ट वाले को कितना पास कर रहे हैं, आपने एक दो तीन चार गुनते जाना है। लेकिन उसके दरमियान उसने क्या किया कि उसने जो है एक गुरीला पूरे का पूरा इस सारे अंदर से पास किया, और ये गुरीला जाके Thump its chest, उसने, and then walk off the other side. और दूसरी साइड से वो गुरीला साहब जो है वो निकल गए, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपका क्या ख्याल है कितने परसेंट चांसेस हैं कि गुरीला जो बंदा काउंट कर रहा है वो मिस कर जाएगा, कि इतना बड़ा गुरीला आता है अंदर, वो आके अपने चेस्ट को मूव करता है और फिर वो दूसरी साइड से निकलता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60% लोगों ने इस गुरीले को मिस किया। उनको नहीं पता लगा कि कोई इस सीन में गुरीला है और ये गुरीला बाहर चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताएं कि जब आपने साइंटिस्ट को ऑब्जर्व किया, आपने गुरीले को देखा है जो मैंने स्टार्ट की है वीडियो? अगर किसी ने देखा है तो उसका कलर बताएं क्या था उस वक्त जब वो देखा गया। हाँ, अब देखें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ वही वीडियो जो भी आप लोगों ने देखी है। अब ये देखें, कहाँ पे था गुरीला, कितनी दफा आया है? जी बताएं। ठीक है, ये देखें, अब आपको मैं दिखाता हूँ गुरीला कहाँ कहाँ था। I'm Dan Simons. I'm a professor in the psychology department at the University. सॉरी, ये यहाँ पे पहली दफा गुरीला बैठा हुआ था। I'm Dan Simons. I'm a professor in the psychology department at the University ये पहली दफा गुरीला बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखते of जाएं। Illinois, and I also have an appointment at the Beckman Institute for Advanced Science and Technology. My research here focuses on ये इधर पूरा गुरीला खड़ा किया हुआ है, यहाँ पे राइट साइड पे आपने देखा। visual cognition, what we see, what we don't see, how much of our visual world we're aware of, यहाँ पे गुरीला खड़ा है, ठीक है। और how much we remember from one moment to the next. इसके पीछे भी चलता आ रहा है। My best known studies was done with my collaborator Chris Chabris some years ago, and it was based. अब बहरहाल आप लोगों में से जितने जितना जो भी देखा गुरीला, लेकिन मेजॉरिटी लोग अगर उस पर फोकस करेंगे एक टास्क के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो जब आप किसी साइड पे बहुत फोकस करते हैं ना, तो फिर आप पेरिफेरी की जो चीज़ें हैं ना उसको छोड़ देते हैं। अब हमने आना है मेन जो हमारा काम था। काम ये होता है कि ब्रेन में ना आपके पास दो सिस्टम्स हैं, ठीक है। एक सिस्टम आपका जो है वो आपका ऑटोनॉमिक है या ऑटोमेटिक है, और उसके साथ जो है वो इंट्यूटिव है, कि जो आप सोचते हैं वैसे वो आप उसके अंदर करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि आप इसके अंदर अ, जो यानी कि इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि ये लेस एनर्जेटिक है, इसमें एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन अब दूसरी जगह, उसकी जगह जो दूसरा सिस्टम है वो आपका थॉटफुल, डेलिब्रेट और कैलकुलेटेड होता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपकी एनर्जी यूज होती है। और अब प्रॉब्लम क्या हुआ है? अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अब जिसने यहाँ पे वापस आए आप इस क्वेश्चन में, तो आपको सबको ये लगा होगा कि जी चूंकि ये $1 इससे ज़्यादा है, ऊपर नीचे है, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो 0.10 है, जबकि इसका आंसर 0.10 नहीं है। आप खुद कैलकुलेट करें कि अगर $1 महंगी है तो उसका 10 कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका असल आंसर 0.05 सेंट्स था। अगर अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना,
तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि नहीं, हमने जो इसके अंदर इंटेंशनली इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको कहा कि जी नहीं, क्योंकि हमें उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपना जो सिस्टम 1 था ना उसको एक्टिवेट कर लिया। आपने सीधा सा हिसाब है कि बैट और बॉल एक 10 की है, अगर वो बैट जो है वो $1 का है तो ये 10 सेंट की होगी ना। तो लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या था कि वो $1 महंगा है उससे। अगर 0.5 सेंट होगा तो फिर ये आंसर ठीक आता है, लेकिन अगर ये 10 सेंट की है तो उस सूरत में $1 10 सेंट्स नहीं बन सकते। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये असल में ये क्वेश्चन इस तरह नहीं था, लेकिन आप लोगों के जब आप एग्जाम में जाना शुरू करते हैं तो आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, कि जिसमें आपको लगता है कि अपेरेंटली यही आंसर है इसका, ठीक है, और उसके अंदर क्या वजह होती है। अब हम उस साइड पे चलते हैं, इसलिए कि मैं ये बता रहा था कि आपको इसमें से आप लोगों में से कोई भी इसका आंसर ठीक नहीं कर सका, जबकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सिर्फ उसकी वजह क्या थी कि आप लोगों ने अपने सिस्टम 1 की तरफ चले गए, जो कि एक डेलिब्रेट था। आपने कहा $1 10 सेंट बच गए, $1 का बैट हो गया तो बस ठीक है। लेकिन इस तरह इसको आपने कैलकुलेशन को थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अब देखते हैं हम इसकी वजह क्या थी। दूसरी ये थी रीजन, दूसरा मैंने क्वेश्चन ये दिया था, अच्छा इसका आंसर एक बंदे ने किया, लेकिन आप लोग जितने भी आंसर करते ना ये सारे के सारे ठीक होते थे। ये क्वेश्चन ही नहीं था कि आप लोग इसको गलत कर देते। अब जबकि इन दोनों क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आसान था और ये क्वेश्चन मुश्किल था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने अपने सिस्टम, अब ये आंसर सिस्टम 1 नहीं कर सकता, ये आप इंट्यूशन के साथ आंसर नहीं कर सकते थे मुझे। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस और ब्रेन की एटीपी को यूज करना पड़ना था। तो अब आपने क्या किया, आपने इसका आंसर जिसने भी दिया उसने ठीक दिया, या जिसने भी कैलकुलेट किया उसने ठीक कैलकुलेट किया। उसकी रीजन कि उसमें आपका सिस्टम 2 यूज हो गया ब्रेन का, इंस्टेड ऑफ सिस्टम 1 जो कि इसमें आप लोगों ने यूज किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो हम इसको जो कि यहाँ कहते हैं कि जो सिस्टम 2 है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आपने थॉटफुल डेरिबलेट और कैलकुलेशन स्टार्ट की, तो जब आप उतने ज़्यादा फोकस हो गए सिस्टम 2 के अंदर, तो फिर आपने जो एक गुरीला था पूरे का पूरा जो अंदर फिर रहा था, उसको किसी ने एक दफा पिक किया, किसी ने दो दफा पिक किया, किसी ने 3 दफा पिक किया, और अगर किसी ने ज़्यादा पिक किया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ये असल इसके अंदर फाइंडिंग थी वो ये थी कि अगर आप सिस्टम 2 पे ओवर फोकस हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप जो सिस्टम 1 की फाइंडिंग्स थी, जो अगर आप नॉर्मली देखते तो आपने बंदे को नहीं देखना था, आपने फौरन गुरीले को देखना था, कि अगर आप पूरा सिस्टम सीन को एवेल्युएट कर रहे होते तो फिर आपको अब नॉर्मल चीज़ वो बंदा नहीं लगना था, वो इतना बड़ा गुरीला बैठा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि आप फोकस एक दूसरे पे हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपने जो है मेन यानी कि फाइंडिंग जिसके ऊपर मैंने कहा कि ये देखें आप, जिस तरह नॉर्मली आपको उसके एग्जांपल में देता हूँ चेस्ट एक्सरे के साथ। अब चेस्ट एक्सरे जब आप रिपोर्ट करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप क्या चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, क्लेविकल्स मिस कर रहे होते हैं, साथ जो है आपके जो बोन्स के डिस्टल पार्ट होते हैं वो मिस कर रहे होते हैं, अनलेस कि आप डेलिब्रेटली जाके उसको ना देखना शुरू करें, या आप डेलिब्रेटली जाके जब तक चेक नहीं करते, इसलिए आप उनको हिडन एरियाज कहते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक बात समझ आई कि जो सिस्टम 1 है वो इम्पल्सिव है, ऑटोमेटिक है, और ये बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम ऑन होता है क्योंकि आप लेस एनर्जी मोड में रहना चाह रहे होते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जो थिंकिंग, जजमेंट, डिसीजंस और एक्ट्स हैं आपके, ये सारे के सारे इन दोनों सिस्टम की आपस में प्रोमिनेंस डोमिनेंस के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है, अब हम दोबारा आते हैं कि इसमें जो हमारा ब्रेन की वर्किंग है वो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स पे है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का मतलब ये है कि हमारा ब्रेन चाहता है कि हम ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जो सिंपल चीज़ समझ आ रही है ना उसको हम करके फारिग कर दें। ये हमारा सिस्टम 1 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उससे आप सिस्टम 2 को अवॉइड कर देते हैं। मतलब जो पहली कैलकुलेशन थी उसमें आपने क्या किया, आपने कहा एक 1.10। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं जो आप इस तरह ही करके आते हैं, और हम इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना और उनको सिस्टम 2 पे लेके जाना, जो कि आपको सिस्टम 1 पे बिल्कुल क्लियर कट होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो उसके अंदर क्या कैच है वो भी हम देखते हैं। अब होता है क्या है कि जो आप लीस्ट एफर्ट जब यूज करना चाहते हैं ना तो आपका सिस्टम 1 एक्टिव होता है। सिस्टम 1 हमने देख लिया था कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें सिर्फ आपकी एक इंट्यूशन चल रही होती है और आप कहते हैं यही ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि लेकिन उसके अंदर इशू सबसे बड़ा क्या है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपका आंसर है वो ठीक हो, लेकिन वो आपका ब्रेन आपको ट्रैप करके ये कह देता है सिस्टम 1 कि अच्छा सिस्टम 2 की मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सीधा सीधा चीज़ है, इसको हमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा एनर्जीज को कंज्यूम करने की, वो हम बचा के रखते हैं और इसका यही आंसर है। और आप उसको सिस्टम 2 में से चेक किए बगैर सिस्टम 1 के ऊपर आंसर करके फारिग कर देते हैं। अब
इसका मतलब ये है कि जब भी आपने जो यानी कि इस तरह का सिचुएशन आए कि जिसमें आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा है, तो उसमें आपने उसको सिस्टम 2 के अंदर ज़रूर लेके जाना है। मतलब ये कहने का कि अगर आपने ये क्वेश्चन देखा और देखते ही आपको पता लग गया कि ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सिस्टम 1 ने आपको ट्रैप कर, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपको ट्रैप कर लिया हुआ है। अब आपका उसका डेलिब्रेट एफर्ट अगर आप ये नहीं करेंगे कि नहीं मैंने इसका जो बात ये मुझे ज़हन में तो आ गई है, ठीक है ये है, हो सकता है ये हो, लेकिन सिस्टम 2 में कैलकुलेशन वाइज चेक किया है कि नहीं। जिसी तरह पहला एक था कि आपकी इंट्यूशन में आई 1.10, आपने ठक करके कह दिया 1.0, क्या आपने उसको अपने सिस्टम 2 से कैलकुलेट करके देखा? अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे जितना भी वो ठीक था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सारा कुछ था, लेकिन वो गलत था। और गलत क्यों था? कि वही आप लोगों ने उसको सिस्टम 2 के थ्रू या प्रोसेसिंग के थ्रू नहीं गुजारा। और उसके बाद फिर दूसरा एक और जो, एक मिनट ठहरे, इसमें था, हाँ, अब दूसरा उसके बाद क्या चीज़ आती है? एक तो हमने ये देख लिया कि लेजी माइंड का प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑटो पायलट मोड होते हैं। ऑटो पायलट मोड से मुराद ये होता है कि अब एक वर्ड है SO-P। अब इसके साथ एक चीज होती है जिसको आप प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग ये होती है कि इस वर्ड को अगर मैंने कंप्लीट कराना है, तो मैं सपोज करूं, मैं आपको कहता हूं कि अच्छा आप इस तरह करें कि कुछ खाने के हिसाब से इसको कंप्लीट करें, तो अब इसी वर्ड के अंदर यहाँ पे आप सूप का वर्ड यूज कर लेंगे, SOU आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट मैं कहूँ नहीं, हम इसको हैंड वॉशिंग के हिसाब से यूज करें इसी वर्ड को, तो अब क्या होगा? आप इसमें SOAP, सोप, हाथ धोने वाला आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये प्राइमिंग जो होती है ये आपकी इसमें होती है, जो ये वर्ड्स के अंदर होती है, लेकिन प्रॉब्लम उससे बड़ा ये है कि जो दूसरी प्राइमिंग होती है वो आपके एक वर्ड्स का और जो आपके मतलब थॉट प्रोसेस का इफेक्ट होता है, जो फ्लोरिडा एक्सपेरिमेंट से उन्होंने साबित किया। फ्लोरिडा एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा बताया, तो वो ये था कि दो ग्रुप्स बनाए गए और उन दो ग्रुप्स को वर्ड्स दिए गए। एक को दिए गए जिसमें ओल्ड वर्ड्स थे। ओल्ड वर्ड से मुराद ये था बूढ़ा, ज़ईफ और इस तरह का के जो झुका हुआ, लाठी और इस तरह के 5 वर्ड्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो दूसरा ग्रुप था उसको 5 वर्ड ऐसे दिए गए जो चाको चौबंद, चुस्त, ये वो, और उनको कहा गया कि जी आपने इनसे जुमले बनाने हैं, ठीक है। अब वो जब जुमले बनाने थे उसके बाद उनको कहा गया कि ये जुमले बना के आपने वो जो सामने काउंटर है ना, उधर जाके वो जमा करा देने हैं कागज अपने। अब स्टडी कंडक्ट हुई, और स्टडी जब कंडक्ट हो रही थी तो उसके बाद वो स्टडी इस चीज़ पे नहीं थी कि जुमले कैसे बनते हैं, वो इस चीज़ पे थी कि जो बंदा इसको कंप्लीट कर रहा है वो कितनी स्पीड से चलता है जाके कागज जमा कराने के लिए। और जो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया वो ये कहा कि जी जिन लोगों को ये वर्ड्स दिए गए थे ना, बूढ़ा, ज़ईफ वगैरह, उनकी चलने की स्पीड स्लो हो गई, ठीक है। वो स्लो चल के जाके कागज जमा कराना शुरू किया उन्होंने। और उसके अगेंस्ट जो वो लोग थे जिनको अलर्ट, चुस्त और इस तरह के वर्ड्स दिए गए, वो ज़्यादा स्पीड से चल के गए फॉर डेपो, यानी कि अपने कागज जमा कराने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि जो आपके जब आप एग्जाम मोड में जाते हैं, तो जो आपका थॉट प्रोसेस है और जो आपका सारे का सारा सुबह के टाइम और जाने तक आप जो सारे का सारा सोच रहे होते हैं, वो आपके साथ प्राइमिंग कर रहा होता है। प्राइमिंग से मुराद ये है कि आपके उस टाइम पे किसी भी नेगेटिव थॉट्स, अगर आप ये कहें कि जी ओहो हो मुझे ये नहीं आता, ओहो हो मुझे उधर जाके खड़ा हो गया हूँ, उसने कहा कि जी ये तो आपको आ नहीं रहा, और आप डिप्रेस होकर साइड पे जाके बैठ गए हैं, तो आप यकीन करें कि आपकी उस वक्त प्राइमिंग हो चुकी है। प्राइमिंग क्या हो चुकी है कि मुझे नहीं आता। और अब आपकी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम की, फ्लोरिडा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आप अंडर परफॉर्म करेंगे अब आप। और ये सारे के सारे वो है जो मतलब साइंटिफिक स्टडीज में आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मफरूज़ों पे मबनी बात नहीं है। और मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका ऑटो पायलट मोड वहाँ पे जाके ऑन होना है, जो प्राइमिंग होनी है, जिस तरह वर्ड्स की प्राइमिंग होती है, इसी तरह आपकी परफॉर्मेंस की प्राइमिंग है। और परफॉर्मेंस की प्राइमिंग किससे है कि आप उस वक्त जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले, या आप उस पे आपकी परफॉर्मेंस पे आप पहले क्या कर रहे हैं, आपने क्या। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा वर्स्ट होती है मेरे हिसाब से कि अगर आप उस वक्त बैठे कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, यकीन करें इसका कोई फायदा नहीं होना। और दूसरा, आप अगर जाके अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे हैं कि अच्छा हो मुझे तो ये नहीं आता, और वो दो आपस में बैठे एक दूसरे को इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं और आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप यकीन करें कि उस नॉलेज का या एक वर्ड जो आप सीखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपके अंदर
इनएविटेबली, और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, ये कोई आप कॉन्शियस नहीं करते, ये अनकॉन्शियसली आपके साथ पिन करेंगी। और पिन करने से क्या होगा कि जब आप जाके वहाँ बैठेंगे आपको लगेगा कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि सिर्फ एक जुमला बनाने से आपके चलने की स्पीड कम हो जाती है। तो अब आप अगर उस थॉट प्रोसेस के साथ एग्जाम में जाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे अप टू दी मार्क हो सकती है जितनी आपने तैयारी की हुई है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये याद रखनी है आपने कि ऑटो पायलट मोड जो है आपका, वो हाई के साथ जाना है आपने। हाई से मुराद ये नहीं है कि आपने यूफोरिक हो जाना, अभी हम उसका भी देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपने उस वक्त कोई डिस मूड या कोई इस तरह के इंप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना जाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ आती है जो स्नैप जजमेंट्स होती हैं। स्नैप जजमेंट्स होती हैं क्या कि दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि एग्जैजरेटेड इमोशनल कोहेरेंस, से थोड़े से मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि आप लोग सारे डॉक्टर्स हैं, इसलिए आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो है ना, हमारा माइंड जो होता है ना, उसका प्रॉब्लम है कि वो ओवर सिंप्लीफाई करता है थिंग्स को। और ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स को इस तरह करता है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती, लेकिन वो चूंकि मसला हल करना चाह रहा होता है तो इसलिए वो क्या करता है, वो एक फटक करके आपको ना डिसीजन दे देता है। अब उसको सपोज करें कि मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जिसकी इसमें साइकोलॉजी में जिस तरह की एग्जांपल दी गई है, उसमें ये है कि आप सपोज करें कि एक एग्जाम में गए और आपको एक सामने एग्जामिनर मिला, और एग्जामिनर ने बड़ा हंस के आपसे बात की, बड़े अच्छे अखलाक में रहा, और आपको ने कहा अच्छा जी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, ये करके। अब आपके इंप्रेशन क्या आया उसके जहन में, अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, आप उससे एक दफ़ा मिले, हार्डली 5 मिनट के लिए मिले, और आपने जाके उसको कहा कि यार ये बंदा तो ठीक लगता है मुझे, ठीक है ना, ये अच्छा एग्जामिनर है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एग्जैजरेटेड इमोशनल कोहेरेंस है कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता वो कैसा है, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि उसका 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की इंटरेक्शन आपकी अच्छी रही उसके साथ, तो आपने बाकी सारी की सारी जो पिक्चर है वो खुद ही क्रिएट कर ली। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने, और ये सिर्फ इसमें नहीं होता, ये आपके इमेज इंटरप्रिटेशन में भी होता है, केस इंटरप्रिटेशन में भी होता है, और पेशेंट इंटरप्रिटेशन में भी होता है कि आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आपने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही सारे का सारा डाटा प्रोसेस करना है, ना कि आप उसके अंदर इनवेरिएबली जो है चीज़ों को खुद फिट इन करके उसको कंप्लीट करें। और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपकी ये कोहेरेंस रहे। दूसरा कंफर्मेशन बायस होती है। कंफर्मेशन बायस ये होती है कि मैं आपसे पूछूं जो है एग्ज़ाम मुश्किल था ना, तो अब आप क्या कहेंगे, अगर आपका दरमियान में भी गया ना तो आपने कहना हाँ जी मुश्किल है, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एग्ज़ाम आसान सा था ना, तो आपके ऑटोमेटिकली बायस है कि जी हाँ जी आसान ही था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो कंफर्मेशन बायस है ना, वो स्पेशली जब वाइवा चल रहा होता है ना आपका, उस वक्त कंफर्मेशन बायस जो होती है ना वो बड़ी डिफिकल्ट हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उसने आपको ट्रैप करना है, ठीक है। और आप जो है उसकी कंफर्मेशन बायस के चक्करों में कि अच्छा यहाँ पे तो लीजिए नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपको बेसिकली जो है वो कई दफ़ा डिट्रैक्ट कर रहा होता है। तो आपने ये खुद ये बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन है ना, आपने उसमें से जो कंफर्मेशन का एलिमेंट है ना वो निकाल देना है। मसलन ये कि आपको अगर मैं ये पूछता हूँ कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो आपने ये सॉरी एग्ज़ाम अच्छा है, तो आपने उसको ये लेना है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, फिर आपने उसका आंसर करना है। तो इसी तरह जब भी क्वेश्चंस आपके इसमें भी आते हैं, जो ये जो वाइवा में और इन चीज़ों में, आप उसके जो वे ऑफ आस्किंग है उसको आपने मेक श्योर करना है कि उसके अंदर से उसकी जो कंफर्मेशन बायस है जो आपको डिट्रैक्ट कर सकती है, आपने उस एलिमेंट को निकाल के क्वेश्चन को अपने दिमाग में खुद रिफ्रेश करके पूछना है कि वो ये पूछना चाह रहा है और मैं इसको इस तरह ये आंसर करूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है ये दोनों चीज़ें जो है हमें स्नैप जजमेंट में पहुंचा देती हैं कि हम फौरन के फौरन जो है ना इन दोनों चीज़ों में से बाकी जो जजमेंट के लिए हमें पूरा डाटा चाहिए होता है वो हम एक्वायर नहीं करते, और हम दूसरे इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हमारा ब्रेन खुद ही फिल इन कर देता है और हम उसके साथ चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं जिसको हेरिस्टिक्स कहते हैं। हेरिस्टिक्स ये होती है कि जो आप ना आपका ब्रेन में ना शॉर्टकट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हेरिस्टिक होती है, एक अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक होती है। सब्स्टिट्यूशन हेरिस्टिक आपके केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है आप लोग इनको समझ जाएंगे, क्योंकि असल में इवेंचुअल मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपके माइंड में ना पहले से जो ट्रैक्स बने होते हैं ना, मतलब सपोज करें कि मैं आपसे ये पूछता हूँ सब्स्टिट्यूशन हेरिस्टिक के वो पीजी कैसा है, ठीक है, या वो जो आपका ये जो नहीं कि, और वो पीजी
जो कि मतलब अभी पहली दफ़ा आपसे मिल रहा है, और आप उसको कहेंगे कि ये मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जी ये पीजी कैसा काम कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? आपको उस पीजी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप सिर्फ उसको देखेंगे और आप उसको एक अपने जहन के अंदर एक पिक्चर होती है आपकी, या आपके अंदर एक होगा कि अच्छा पीजी कैसा होना चाहिए, ठीक है? और वो अच्छे पीजी के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे। अब उसमें आपके दो आंसर्स निकलेंगे कि जो आपके हिसाब से अच्छा पीजी होगा, अगर तो वो ये उसके साथ मैच कर रहा हुआ तो आप कहेंगे कि ठीक है जी ये अच्छा पीजी है, लेकिन अगर वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा हुआ तो अच्छा पीजी नहीं है। अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी अगली स्लाइड में आएगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको यहाँ तक समझें। दूसरे अवेलेबिलिटी हेuristics ये होते हैं कि जो सॉरी वहाँ चले गए हम। अवेलेबिलिटी हेuristics ये होते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम होता है ना कि आप जो चीज़ आसानी से याद कर रहे होते हैं ना, आपको जो नहीं चीज़ आसानी से याद रहती है, मतलब जैसे सपोज करें कि आपको टीबी लिम्फोमा ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, तो अब आपकी चूंकि मेमोरी अवेलेबिलिटी में वो चीज़ है ना, तो आप हर चीज़ को उसके साथ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि जो भी आएगा ना जिसमें थोड़ा सा भी नोड्यूलर एरियाज आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? हर एक को लिखेंगे अच्छा ये भी टीबी है, फिर अगला आएगा ये भी टीबी है, फिर अगला आएगा ये। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके पास जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें चीज़ें सिर्फ वही फिट इन हो रही है, ठीक है? तो इसलिए ऐसी चीज़ों को भी आपने मेक श्योर करना है कि, और ऐसी भी चीज़ें कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप देख रहे हैं, तो उनको भी आपने इसमें याद रखना है, के साथ रिप्लेस करते जाना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर एक जो, ये सिर्फ दो तीन स्लाइड्स रह गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सपोज करें कि जब आपके नंबर्स पे आपकी बात आ जाती है ना, तो हम लोग हमेशा ये याद करते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं ना वो हमेशा गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम सपोज करें कि एक कंपनी है जिसके पास 60 येलो कैब्स हैं और 10 जो है वो सपोज करें कि रेड कलर की कैब्स हैं, ठीक है? अब इसकी प्रोबेबिलिटी कि अगली जो आपकी टैक्सी आनी है इस रोड के ऊपर, वो येलो कलर की हो या रेड कलर की हो, इसको कैसे आपने वेरीफाई करना है? उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 6 टाइम्स जो है वो येलो आएगी और 7th टाइम जो है वो रेड आएगी, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि 6 टाइम्स वर्सेस 1 टाइम, ठीक है? अब अगर 6 दफ़ा आपके सामने से येलो कैब गुजर गई, ठीक है, अब अगली पॉसिबिलिटी आपका दिमाग ये कहेगा कि अब रेड कैब आनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है उसके हिसाब से। लेकिन ये याद रखें कि जो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स होते हैं उसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी वहीं पे चली जाती है, बेस पे। इसकी रीज़न, इसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में, इसकी आपकी एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम में ये होता है कि अगर आपने 2 MCQs टीबी के देख लिए ना, और तीसरा अगर MCQ टीबी का आ गया ना, तो आपको ये लगेगा कि ये जो है ना टीबी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने दो तो MCQs कर लिए हैं उसके। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जो MCQs वहाँ से सिलेक्ट होते हैं उसमें कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं होती कि टीबी के 2 आने, 4 इसके आने, 3 आने। अगर टीबी के क्वेश्चंस पूल बैंक में ज़्यादा पड़े हैं तो उसका प्रेवलेंस ज़्यादा होगा आने का, और हर क्वेश्चन के लिए उसका प्रेवलेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए कई दफ़ा मैं ये देखा है कि खासतौर पे जो ये केसेस होते हैं उसमें अगर एक जगह परफोरेटेड अपेंडिक्स लग गया है और उसके बाद किसी और सेक्शन में कोई परफोरेटेड गट आई हुई है, तो वो उसको किसी और साइड पे ले जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि स्टैटिस्टिकली उनके हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। तो इस बात को याद रखें। और खास तौर पर कई बार ये होता है अच्छा पिछले एग्जाम में तो आया था, इस एग्जाम में कैसे दोबारा आ सकता है? भाई हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपके लिए उतनी एग्जिस्ट करती है, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आपने ये बात भी याद रखनी है कि आपने केस को इंडिपेंडेंट जज करना है, और इस प्रोबेबिलिटी से करना है जज कि हमारे प्रेवलेंस में ज़्यादा केसेस, मतलब पूरे जनरल क्या दिखाए जाते हैं। अगर आपको उससे पिछली टेबल में एक केस किसी चीज़ का दिखा दिया गया हुआ है तो ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो केस अब दोबारा नहीं आ सकता। वो केस आपके वायवे में अगले में उसी जगह पे दोबारा आ सकता है, इसलिए उसमें आप लोगों ने इसको उसी तरीके से ही जज करना है, उसी तरीके से ही देखना है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है, ये जो माइंड ओवर मैटर है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें यह है कि अब यहाँ पे एक टेक होम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि एक स्टेट होती है आपकी कॉग्निटिव ईज की, एक होती है कॉग्निटिव स्ट्रेन की। कॉग्निटिव ईज ये होता है कि आप रिलैक्स बैठे हैं, ठीक है, आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़्यादा खुश हैं, और ज़्यादा आपके अंदर वो क्या कहते हैं रिसर्च की दिमाग जो है वो चल रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बेस लाइन पे जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम में बहुत रिलैक्स बैठे हैं, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कॉग्निटिव ईज के अंदर? कॉग्निटिव ईज के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम वन को यूटिलाइज कर रही होती है, और सिस्टम वन में क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट अगर आप, बेशक आपको सारा एग्जाम आता है, लेकिन अगर आप कॉग्निटिव स्ट्रेन में जो है वो चले गए हैं,
जिसमें फिर आपका सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल एक है, एक स्टडी हुई जिसमें एमसीक्यूज दिए गए स्टूडेंट्स को करने के लिए, और उसमें से जो था आधे एमसीक्यूज यानी कि जो एक ग्रुप को दिए गए वो बहुत अच्छी लिखाई में खूबसूरती के साथ क्लियर फॉन्ट में लिखे गए थे, और उसके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुप था उसको जो दिए गए वो थोड़े से प्रिंटेड भी सही नहीं थे, थोड़े से गंदे थे, फॉन्ट भी छोटा था जिसमें बड़ा गौर से देखना पड़ता था। और उसके बाद उसका रिजल्ट एनालाइज किया गया तो जिनको बहुत खूबसूरत अच्छी लिखाई में दिए गए थे वो ज़्यादा फेल हो गए। और उसकी रीज़न क्या थी कि जब आप, क्योंकि वो कॉग्निटिव ईज में चले गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सिस्टम 2 को किया शट डाउन, सिस्टम 1 को किया एक्टिव, और वो जाके अपना सिस्टम 1 को यूज़ करके क्वेश्चन अपने आंसर्स करते रहे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें इनवेरिएबली सिस्टम 1 के अंदर जो है वो गलतियां होनी है, और एग्जाम में सिस्टम 1 का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे बहुत खुश बैठे हैं और बहुत आपके क्रिएटिव माइंड आ रहा है तो आप मेक श्योर करें कि इस वक्त आप सिस्टम 1 में जा चुके हैं, आपने वापस सिस्टम 2 में आना है। और सिस्टम 2 में आने के लिए ये है कि आपको सम टाइप ऑफ स्ट्रेन अपने ऊपर खुद इंड्यूस करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि वो टाइम है कि जब आपको चीज़ें आती हुई आप गलत करेंगे, और चीज़ें आती हुई गलत करने का मतलब ये है कि आप एग्जाम की एक अटेम्प्ट में और गए। तो इसलिए कहीं पे भी पूरे एग्जाम सिनेरियो के अंदर, केसेस के अंदर, आपने इस स्टेट में नहीं आना कॉग्निटिव ईज में। कॉग्निटिव ईज इज नॉट फॉर एग्जाम्स, ये आपने कॉग्निटिव स्ट्रेन में रहना है, ठीक है। और जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा रिपीट भी करके जाते हैं ना, मतलब रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास है, बेतहाशा आपने एमसीक्यूज किए हुए हैं और आप एमसीक्यूज में बिल्कुल वो है, अनलेस के बिल्कुल आपकी किस्मत अच्छी हो। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा मेमोराइज और ज़्यादा एमसीक्यूज करके जाते हैं वो भी कॉग्निटिव ईज में चले जाते हैं एग्जाम में। और जब कॉग्निटिव ईज में जाते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो सिंपल मिस्टेक्स जो है ना वो उनसे होने लग पड़ती है। तो इसलिए आपने इसमें ये याद रखना है कि जो आपके पास वो क्या कहते हैं टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपने वहाँ रिलैक्स नहीं होना। आपको चाहे जो मर्जी समझाता रहे रिलैक्स होकर एग्जाम दें, ऐसा होकर एग्जाम दें, नहीं भाई, कोई रिलैक्स होकर एग्जाम नहीं देना। वो 2 घंटे अगर आप कॉग्निटिव स्ट्रेन में रहेंगे ना तो आपके सालों महीनों बच जाएंगे अपनी ज़िंदगी के, एग्जाम से जान छुड़ा लेंगे आप। लेकिन अगर आप वहाँ जाके ये कहेंगे जी मैंने ये वो है बिल्कुल मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे रिलैक्स होकर कर रहा हूँ, ये चीज़ आपकी गलतियाँ करवाएगी, नॉलेज को ऊपर नीचे नहीं करेगी। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए अगर आप कहीं पे भी आपको लगे ना कि आप बस अब तो बिल्कुल फ्लो में आ गए और टकाटक लिखी जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ना आपने इसमें याद रखना। और मैं जब भी कोई कैंडिडेट दे के आता है ना एग्जाम, तो मैं उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम कैसा हुआ। अगर तो वो कहना सर आसान सा था, सिंपल सा था, तो फिर मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये जो है ना अब गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये कॉग्निशन ईज में चला गया था, और गो के इसको बड़ा अच्छा आता होगा लेकिन ये गलतियां ज्यादा करके आया है। और होता क्या है एंड में वो बंदा या तो मार्जिन में फेल होता है या मार्जिन में पास होता है, कभी ऐसे बंदों को। और उसके अगेंस्ट वो लोग जो कहते हैं नहीं सर मुश्किल था, मतलब दिमाग लगाना पड़ा है। तो ये जो पार्टी है ना यार, ये वाले जो ग्रुप है ये सबसे बेस्ट होते हैं, इनकी चांसेस ऑफ पासिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अभी एक दो स्लाइडें और हैं। अच्छा, टेकिंग चांसेस में ये होता है कि सपोज करेंगे इसमें आपके पास ना कई दफ़ा जो क्वेश्चन का वो होता है ना, जो है कि जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वही आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपके आंसर को मॉडिफाई कर देता है। इन द सेंस कि सपोज करें कि मैंने एक साइकेट्रिस्ट की स्टडी है जिसमें मिस्टर जोन्स जो था ना वो एक पेशेंट था जो कि चांसेस थे कि अगर वो बाहर जाएगा तो वो जाके बाहर झगड़ा फसाद दंगा करेगा, ठीक है। अब उसमें जो साइकेट्रिस्ट थे 2 ग्रुप, उनको 2 तरह से वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई। एक इन्फॉर्मेशन में एक आ गया कि जी 10% चांस है कि जी मिस्टर जोन्स बाहर जाए तो वो जाके तो वायलेंस करे, ठीक है। और दूसरा ये था कि किस तरह बताई गई इन्फॉर्मेशन, वो ये बताई गई कि हर 100 मरीजों में से जो मिस्टर जॉन्स जैसे होते हैं 10 बंदे बाहर जाके दंगा फसाद कर देते हैं, ठीक है। अब बात एक ही है, यानी कि 10%, 100 में से 10 मरीज या 10%, बात एक है। लेकिन जो डिस्चार्ज रेट था वो जो पहले ग्रुप का था वो डिस्चार्ज ज़्यादा था कि उन्होंने 10% कमिटमेंट है ना, ठीक है इसको जाने दो और कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये सुना दूसरे ग्रुप ने कि जी 100 बंदे अगर हम ऐसे छोड़ेंगे 10 बंदों ने जाके बाद दंगा फसाद कर देना है, अब वही इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट हो गया है, तो उसके साथ हो जाएगा। अब ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, ये होती है जब आपको जो फिजिक वो वाइवा के अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटीज और जो वर्ड्स और जो
आपको वो मतलब पॉइंट्स बता रहे हैं या जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन, वो बायस तो नहीं हो रही, वो आपके डिसीजन। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एग्जाम में स्टकअप होने लगते हैं ना, तो एग्जामिनर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको कहीं से ये केस को ना थोड़ा सा निकाल निकूल के आगे ले जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है ना, वो उसमें देनी होती है बड़े, क्या कहते हैं, अजीब तरीके से। वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट तो आपको बता नहीं सकता। अब वो जो इन्फॉर्मेशन कहीं से देता है ना, वो इसकी बजाय कि वो उसको, जो बंदा वहाँ बैठा है, जो कैंडिडेट बैठा है वहाँ पे, उसको हेल्प मिले, उसकी प्रेजेंटेशन ये होगी, सपोज करें कि जी अब ये पेशेंट था डिस्चार्ज करने वाला, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी यही स्टाइल से दे रहा है कि जी 100 बंदे हमने छोड़े थे, 10 बंदों ने जाके बाहर दंगा फसाद कर दिया। तो आप कहेंगे नहीं जी नहीं, हमने नहीं इसको डिस्चार्ज करना। जबकि वही अगर आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए जब भी आपने कोई इंफॉर्मेशन एग्जामिनर से रिसीव करनी है या क्वेश्चन से रिसीव करनी है, खासतौर पे एमसीक्यू के एग्जाम में, तो ये मेक श्योर करना है कि उसमें से जो उसकी प्रेजेंटेशन है, उसमें से आपने जो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, उसको निकाल देना है और सिर्फ डाटा निकालना है। कि अच्छा जी 10 दोनों सूत्र में अगर आप इन स्टेटमेंट में से डाटा निकाल लें तो 10% चांस ही निकलता है। लेकिन उनके बयान करने का और जो उनके बताने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ होती है जिसको आप गट फीलिंग कहते हैं। ठीक है, गट फीलिंग ये होती है कि आप जो है उस वक्त एक इमोशनल फैक्टर्स में होते हैं। ठीक है, और आपको लगता है लो जी ये बी ठीक है इसका। अब आप पूछे क्यों ठीक है, वो बस लगता है ऐसे ही है कि जी बी ठीक है, जबकि उसके अगेंस्ट आपके पास कोई लॉजिकल डेफिनेशन या कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। और इसी तरह अभी हम इससे अगले में जाएंगे तो जो आखिरी स्लाइड है इसकी, उसमें भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि जो गट फीलिंग है ना, इसमें इसको आपने अवॉइड करना है। ये चीज़ आपको बड़ा, वो सिस्टम वन आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये कहीं देखी थी, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन है ये सारी जो है वो चीज़ आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती है। वंस इन अ ब्लू मून शायद आपका आंसर ठीक भी हो जाए उसमें, ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें कि अगर आपको गट फीलिंग आ रही है ना, उसको आपने सिस्टम टू पे पहले लेके जाना है। जो सिस्टम टू है वो उसको रेक्टिफाई करेगा, कट करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है, उसमें खर्चा होता है, किस चीज़ का, एटीपी का। आपका दिमाग उसमें यूज होना होता है। और हम लोग लेजी माइंड वाले लोग हैं, मतलब हमारा लेजी ब्रेन है नेचुरल, हम उसके अंदर अपने आप को लेजीएस्ट रखना चाहते हैं। लेकिन यही बात याद रखें कि इसमें आपने गट फीलिंग को अवॉइड करना है। अब आती है एक आखिरी चीज, वो है फॉल्स इमेजेस। अब फॉल्स इमेजेस में ना मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि जिस तरह अगर आपको मैं कहूँ ना, गर्मी का मौसम, ठीक है, तो अब आपकी गर्मी के मौसम में अब आप डेफिनेशन नहीं ढूंढेंगे, आपके दिमाग में ना एक इमेज आएगा। आपको लगेगा कि धूप तेज चल रही है और जो है ना अंदर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ हुआ है, पसीना आ रहा है, और ये एक इमेज है जो आपके दिमाग में सेव हुआ हुआ है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि सख्त सर्दी, तब आपको सख्त सर्दी के आगे टेम्परेचर लिखा नजर नहीं आएगा कि -1 है, -4 है। आपको लिखना नजर आएगा कि बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो और जो है हीटर ऑन है, और आपने रजाई लपेटी हुई है जिस तरह भी आप बैठे हैं। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो इमेजेस है ना, ये आपके माइंड ने एक, क्या कहते हैं, कंप्लीट पिक्चर्स बना के ना हर चीज़ की दिमाग में रखी हुई है। कि जो है अच्छा एग्जामिनर, आपकी उसकी भी एक इमेज है। बुरा एग्जामिनर, उसकी भी है। डाकू, उसकी भी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास इमेज है। और सबसे ये खैर मतलब लंबी चौड़ी साइकाट्री हो जाती है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसी तरह जिस तरह ये इमेजेस है ना, तो इस तरह आपके दिमाग ने हर डिजीज का भी एक इमेज बना के रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, प्रॉब्लम ये है कि अगर उस दिमाग में जो इमेज है ऑस्टियोसार्कोमा का, अब अगर तो उससे मिलता जुलता ऑस्टियोमाइलिटिस आ गया ना, तो अब आप फिर जो है, क्योंकि उसमें आपका सिस्टम वन अंदर एंट्री मारेगा, और वो आगे कहेगा कि लो जी ये तो देखा था हमने, ये तो याद है मुझे बड़ी अच्छी तरीके से, ये तो ऑस्टियोमाइलिटिस था। अब उसकी रीज़न क्या होगी, उसकी रीज़न ये होगी कि क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है, आप कहेंगे हाँ जी देखा तो जितना ही था। लो जी अब आपने वो सारी फाइंडिंग्स भी लिख देनी है जो उस इमेज में नहीं थी, लेकिन वो ऑस्टियोसार्कोमा में थी। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको अंदर जो है वो बना देंगे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का, कि जब आप इस तरह की इमेजिंग करते हैं ना, और ये सबसे रेडियोलॉजी में सबसे बड़ा इशू यही है कि आपके पास, आपके दिमाग में जितने डिजीज आपने पढ़े हैं, चाहे आपने उसके इमेजेस देखे हैं या नहीं देखे, आपके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है उसका। अब ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना हम देखते हैं कि जो मरीज वो है ना, हमारा जो स्टूडेंट है वो फंसता है। वो क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले फॉल्स इमेज निकालना है अपने दिमाग में से, और उसके साथ मैच करना है तीन चार चीज़ों को। उसने कहना है कि अच्छा जी ये जो तस्वीर है ये ऑस्टियोसार्कोमा की थी, ये ऑस्टियोमाइलिटिस की थी, या फलाने की थी। जिसके साथ मैच कर गई वो तस्वीर, बस वो अब आपका फॉल्स इमेज क्रिएट हो गया। अब आप बाकी चीज़
तो खुद ही ढूंढ लेंगे। ये बेसिकली जो है ना, जो रेफरेंस टू पिक्चर्स है ना हमारे दिमाग में, इस चीज को हमने रेफरेंस क्लास फॉरकास्टिंग होती है एक, उसके साथ करना होता है। इसका मतलब सिंपल ये है कि इसकी बजाय कि आप उस इमेज के साथ मैच करना बैठ जाएं, आप उस थोड़ी देर उस इमेज को साइड पे कर दें। आपको उसने बता दिया ना ऑस्टियोसार्कोमा, अब आप सिर्फ ये देखेंगे यार जो ऑस्टियोसार्कोमा है उस इमेज को देख के कि क्या इसमें वो है, इसकी बजाय कि आप मैचिंग करते जाएं, आप उसके अंदर जो आपको ऑस्टियोसार्कोमा की थ्योरेटिकल चीजें पता है, या आपने जो इमेजेस देखे हुए हैं जिसमें उनके कैटेगोरिकली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पता है आपको, तो अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उनके साथ उसको मैच करना है, ना कि आपने इमेज के साथ इमेज मिला के कर देना है। और ये जो फॉल्स इमेज है ना, अगर आप सिर्फ इसको ही कंट्रोल कर जाते हैं ना अपने इस एग्जाम के अंदर, कि यार अच्छा एग्जाम देखा उसमें आपको लगा अच्छा ये तो थोड़ी सी यहाँ से हाइपोडेंस है, जो अच्छा जी ये थोड़ा सा यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं ल्यूसेंट है, चलो जी न्यूमोथोरिक्स जैसा था, एक मैंने देखा था वो न्यूमोथोरिक्स का इमेज था, लो जी अब आपने न्यूमोथोरिक्स नजर आ जाना, आपको वहां पे लंग की लाइनिंग पड़ी हुई भी नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अब आपने मैच करके एक बना लिया जो आपके दिमाग में फॉल्स इमेज था ना, यानी कि जो एक इमेज बना हुआ था जो आपने सेव किया हुआ था न्यूमोथोरिक्स, वो बेशक वहां पे जो है वो एम्फाइसीमा का इमेज था, और वहां पे जो है वो बड़ा क्लियर कट एम्फाइसीमा नजर आ रहा था, लेकिन अब आपको वो एम्फाइसीमा की बजाय न्यूमोथोरिक्स नजर आना शुरू हो जाना है। क्यों? क्योंकि आपने ये काम किया कि आपने फौरन अपने दिमाग से इमेज निकाल के साथ मैच शुरू कर दिया करना। ये काम नहीं करना आप लोगों ने। उसके लिए हमेशा ये याद करना है कि आपने जो न्यूमोथोरिक्स है ना, आप आपको सपोज करें नजर आए इमेज की न्यूमोथोरिक्स, आपने इमेज को नहीं लेके आना ब्रेन में, सही से सोचें इसमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स होनी चाहिए अगर न्यूमोथोरिक्स है। इसमें लंग मार्किंग एब्सेंट होनी चाहिए, क्या लंग मार्किंग एब्सेंट है? इसका एपिकल रीजन में होना चाहिए, क्या ये एपिकल रीजन में? अच्छा अगर ये लेटा हुआ पेशेंट है तो एपिकल रीजन में अगर ल्यूसेंट एरिया नजर आ रहा है तो वो कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो फॉल्स इमेज है आपके दिमाग में, और जो उसको है, इसको आपने ये याद रखना है कि सिर्फ एक ये चीज भी अगर आप याद रख लें कि आपने उसको रेफरेंस इमेज से नहीं करना, आपने उसको रेफरेंस अपनी नॉलेज से करना है कि जी ये जो नॉलेज थी मेरी क्या ये ठीक था। तो अगर आपका उस पूरे सिनेरियो में कोई पूरे 20 इमेजेस में से कोई 2 इमेजेस भी आप इस चीज पे ठीक कर लेते हैं कि आप उसको किसी और मैच के साथ कर लेते हो, तो आप यकीनन पास है। क्योंकि मसला वहीं पे है कि +-5% में सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत रेयर है कोई उससे नीचे जाता है और बहुत रेयर है जो उससे ऊपर जाता है। तो इसलिए ये जो आपको मुख्तसर से तरीके से मैंने जो समझाई हैं चीज़ें, वो अब आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। कि इसमें जो दोबारा आपको एक दफा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और ये आपने गलत कर दिया था क्वेश्चन, ये आप लोगों ने ठीक किया था क्योंकि यहाँ पे सिस्टम 1 यूज़ हुआ था, यहाँ सिस्टम 2 यूज़ हुआ था, और यहाँ पे आपने ओवर फोकस कर लिया था। और ये किसकी एग्जाम्पल थी? इनविजिबल गोरिल्ला। ये उसकी एग्जाम्पल थी जब आप किसी एक इमेज के साथ उसको मिला लेते हैं और फिर आप उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं, फिर अब आप उसके आसपास जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं कि वो आप सिस्टम 2 का ओवर यूज़ कर लेते हैं, और आप उसके अंदर जब वो जो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं वो आप ख़त्म कर लेते हैं। तो आप अगर सिर्फ बोन पड़ी है और उसके साथ एक यहाँ पे कैल्सिफिकेशन का स्पॉट पड़ा हुआ है, लेकिन अब आप बोन में इतने मगन हो जाएंगे कि भाई आप जो है बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो यही याद रखना है आपने कि इसीलिए जो इसमें टेक होम मैसेज है आपके पास वो यही है कि हमने सिस्टम 1 को स्कैनिंग के लिए तो यूज़ करना है। ठीक है, हमें कोई एक ग्लू दे दे कि भाई ये कहाँ जाना है हमने, लेकिन हर आपका एग्जाम का एमसीक्यू या आपका वाइवा या आपका जो टॉक्स है वो थ्रू सिस्टम 2 गुजरेगा, और आप लोगों ने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉग्निटिव स्ट्रेन में रहे। 2 घंटे 2.5 घंटे के कॉग्निटिव स्ट्रेन से कुछ नहीं होना। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि जो लेजी माइंड वाला है वही सिस्टम 2 पर है। ऑटो पायलट मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम नहीं होना, आप लोगों ने पहले डिस्कशंस वगैरह इन चक्करों में अपने आप को डाउन नहीं करना। अगर आप डाउन हुए तो आपको एग्जाम का पूरा इफेक्ट जाना है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, पहला क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन गलत, तीसरा क्वेश्चन गलत, बस गए। तो इसलिए आपने इसमें मेक श्योर करना है कि फ्लोरिडा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद स्नैप जजमेंट्स नहीं करनी कोई, जो आप एकदम से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं। बाकी ह्यूरिस्टिक से ही बचना है। ये याद रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी उससे अकर कर सकते हैं। बाकी जो कोग्निटिव ईज और कोग्निटिव स्ट्रेन का मैंने आपको बता दिया है कि कोग्निटिव ईज में नहीं आना, अगर कोग्निटिव ईज में चल रहे हैं आप तो आप गलतियां कर रहे हैं। बेशक आपको चीज़ें आती हैं, हम ये नहीं कहते चीज़ें नहीं आती, लेकिन कॉग्निटिव ईज स्टेट इज नॉट फाइन फॉर एग्जाम। यू हैव टू बी इन अ कॉग्निटिव स्ट्रेन स्टेट। आप रिलैक्स हो जाएंगे और दूसरा एक स्ट्रेस में एक्स्ट्रा स्ट्रेस स्टेट में चले जाते हैं, फिर आप वो नहीं जानी, लेकिन आपकी मेंटल प्रोसेसिंग पूरी चल रही हो। और तीसरा वही टेकिंग चांसेस, वही आपको बता दिया था, गट फीलिंग से बचना है और फॉल्स इमेजेस से तो बिल्कुल दूर भाग जाना है। ठीक है, यहाँ तक अब हम अपनी आज की ये मेरे पास थी जो कुछ पॉइंट्स थे, और कोशिश करें कि इनको आप रिवाइज कर लें
और जो है फिर अब इंशाल्लाह एग्ज़ाम में उम्मीद है कि आप लोगों से कि कुछ ना कुछ बेहतरी परफॉर्मेंस आएगी और कुछ अल्लाह करे पास हो लोग। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे तो पूछ लें टाइप करके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों ने ये टिप्स याद रखने हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। एग्जाम की तैयारी हो गई है अब जो जिन लोगों ने परसों एग्जाम देना है भाई, आप कल का दिन रिलैक्स करें, सुकून करें, आराम करें। सिर्फ इन चीज़ों से बचना है बस। आप यकीन करें आपका 10% तक का मार्क्स का फर्क पड़ सकता है सिर्फ इन चीज़ों को याद करने से। आपको एक दिन में किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे एग्जाम में जाते ही आपका जो ये इंटेलेक्चुअल जो लास्ट कुछ घंटों का पढ़ाई होती है वो किसी काम नहीं आती। आप लोगों को भी पता है फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए होते हैं, फैक्ट्स आपके आती नहीं है इसमें ज़्यादा। इसमें तो सीधा सीधा आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये फिल्म देखिए, मैं बात ये है कि टॉक्स में ये डिवाइड नहीं कर सकते आप वहाँ पे। आपने बस ये करना है कि मिनिमम टाइम में अपना इंटरप्रिटेशन पूरी करें, उसके बाद अपनी इंटरप्रिटेशन ना के फिर लिखना शुरू करें। आइडियली ये होता है क्योंकि असल में ये होता है कि अगर आप पहले लिख लेंगे फिर काट के दोबारा लिखेंगे ना, वो बहुत सही इंप्रेशन नहीं जाता। उससे ज़्यादा ये लगता है कि लोगों को शायद इधर से पूछा उधर से पूछा, किसी ने हेल्प आउट की है। तो उसमें जो मार्कर होता है ना, वो उसको डाउट ही रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए पहले आराम से तसल्ली से देखिए। मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको फिल्म आती है ना, और तो आपको हार्डली हार्डली 30 सेकंड चाहिए सारी चीज़ों को देख के उसको इंटरप्रेट करके अपने दिमाग में लाने के लिए। उसके बाद तसल्ली से बैठ के लिखें। लेकिन जो ये प्रोसेसिंग है इसको सुकून से करें, इसमें इसमें ना हैप्पैज़ार्ड ना हो। अगर आप ये ट्राई करेंगे ना, अच्छा मैंने ये देखा ये चेस्ट पीए व्यू है, चलो मैं पहले चेस्ट पीए व्यू लिख लूँ। ये जो होती है ना टास्क शिफ्टिंग, ये टीडियस यानी कि बहुत टफ चीज़ है। टास्क शिफ्टिंग नहीं करनी है आपने। ये नहीं करना कि आप उधर करें इधर करें उधर करें इधर करें, नहीं। देख ले पहले क्या चीज़ है, चेस्ट एक्सरे है तो उसमें आप लिखें बस, ठीक है। फिल्म का नहीं पता चल रहा है कि क्या है तो क्या करें, उस वक्त तो फिर दुआई की जा सकती है। लेकिन मैं अब उसमें बताया था, उसमें आसान तरीका ये होता है कि अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा ना, तो देखिए उसमें आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप उसके जो जहाँ जहाँ तक जो जो नंबर ले सकते हैं वो तो लेना, ठीक है। दूसरा तरीका फिर ये होता है कि आपने सबसे पहले लिखा जी चेस्ट एक्सरे है, फिर तीसरा चीज़ पता है क्या है, नेगेटिव स्टार्ट कर दें। नेगेटिव से स्टार्ट मतलब ये होता है करने का कि आपको चेस्ट एक्सरे लग गया है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तसल्ली से बैठ के, जिस तरह मैंने चेस्ट एक्सरे बताया हुआ है कि आपने लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना, अगर वो कंपेयर हो गया है ना और वो ठीक है तो लिख दें पहले नेगेटिव फाइंडिंग, बायलैटरल लंग्स आर क्लियर, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आप लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में से एक चीज उतर जाएगी कि अब मैंने चेस्ट निकाल दी है। अब बारी आती है रिब्स की। अब रिब्स का मसला क्या है, अब रिब्स का मसला ये है कि असल में रिब्स कह रहा हूँ, ये बोन्स है, ये 32 के करीब से बोन पड़ी होती है यहाँ पे अब चेस्ट एक्सरे में। अब आप उसको देखेंगे, लेकिन अब जाहिर बात है अगर आप सिर्फ 32 बोन्स अलग अलग क्लियर करने लग पड़े तो फिर तो आपने कर लिया काम। अच्छा, अब उसका मतलब ये है कि अब उसको भी आपने ग्रुप्स में देखना है कि लेफ्ट अपर में, लेफ्ट मिड में, लेफ्ट लोअर में, इधर उधर उधर। वो आपने सारा देख लिया, उसके बाद फिर वो नहीं समझ आया, उसके बाद फिर आपकी अपनी अगली चेकलिस्ट स्टार्ट होगी कि मीडिया सैनम ठीक है, कार्डिक शेडो ठीक है। ये चीज़ें इनको फिर लिखते जाए नेगेटिव, चले कम से कम और कुछ नहीं, और कुछ नहीं समझाया एंड तक, तो कम से कम ये तो होगा ना कि आपने ये चीज़ें तो क्लियर की ना, ठीक है। उस तरह आपके पास थोड़ा सा आपको जो होता है ना अपने स्ट्रेस को रिजॉल्व रखने के लिए टाइम बाय होता जाता है। तो उससे ये फायदा है कि चले मतलब आपका कुछ ना कुछ टाइम जो है वो निकलता जाएगा। लेकिन आइडियली ये होता है, मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसी फिल्म कोई नहीं होती जिसमें कुछ ना हो। ये 100% श्योरिटी है। उसकी वजह ये है कि चार एग्जामिनर पहले उसको देखते हैं इंडिपेंडेंटली बैठ के, उनको नजर आता है तो वो फिल्म आगे जाती है। और ये फॉर श्योर है कि अगर आपको कोई चीज़ मिस कर रहे हैं ना, अभी आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है फिर। मतलब वो इसलिए कि वो इतनी बड़ी है कि आपको क्लियर ही नहीं हो रही कि वो ये असल में पैथोलॉजी पड़ी है। तो इसलिए उसको फिर दोबारा रिव्यू करें। और डीएसए के इमेजेस में आपको मैं बताता हूँ, डीएसए के इमेजेस में ये होता है कि एनाटॉमी के लगते हैं आप लोगों के ज़्यादातर इमेजेस। बाकी जो इमेजेस है ना वो इतने नहीं लगते हैं आप लोगों के, तो इसलिए आप अगर डीएसए के इमेजेस देखेंगे तो उसमें आइडियली तो एनाटॉमी तो आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैं अब पिछले कितने दफा देख रहा हूँ, उसमें एक वीनोग्राम का इमेज होता है और वो सारों ने आर्टरियाँ लेबल कर दी होती है उस पर। तो वो मतलब अगर यानी कि आपको वीनोग्राम और इसके ये तो फिर आपकी प्रिपरेशन है। बाकी डीएसए की इमेज में सारी बात है कि आर्टरी का आर्टीरियोग्राम ही होता है ना, वो किसी ना किसी जगह का आर्टीरियोग्राम ही है। तो बस आर्टीरियोग्राम तो लिखे ना किस जगह का है, उसकी वेसल की सप्लाई क्या है, किस तरह जा रहा है, फिर अब कुछ ना कुछ आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का तो नहीं, तो फिर हम इसको बस करते हैं।
इंटरेक्टिव स्टेशन जो है ना, इसमें तो इंटरेक्टिव कोई खास नहीं होता, आपको ही पता ही है। ये तो सारे वही हैं जो सिर्फ वो पूछ रहे होते हैं बस बैठे वहाँ पे। और IMM में तो बिल्कुल ही इंटरेक्टिव खत्म हो गया है। कुछ नहीं है, आपने बस वही चीज़ें जो लिखनी है वो आपने उधर बता देनी है, उसमें कुछ नहीं। और ये इंटरेक्टिव के लिए मैंने आपको बता दिया कि उनका जो ट्रिक्स एंड वो होते हैं उसको आपने देखना है। पर्सनैलिटी से आपने बिल्कुल इंप्रेस नहीं होना, पर्सनैलिटी से डिप्रेस भी नहीं होना। और कई दफ़ा ये होता है कि आपको ना पहले एग्जामिनर के बारे में ना इतना हवा क्रिएट कर दिया जाता है कि वो आपको जो है ना, मतलब बंदा उस वक्त जाके ना स्टन हो जाता है बैठ के, कोई मेरा ये एग्जामिनर आ गया। तो हमें भी इस तरह, मतलब जब हम IM कर रहे थे तो हमें बताया जाता था जी फलाना जो है वो बड़ा खतरनाक एग्जामिनर है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसमें आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो जो मतलब आप इस तरह की कोई डिस्कशन, यानी कि आप अपने अपने ऊपर कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होने देनी, बस अपने आप को अपने सॉर्ट ऑफ यानी कवर कवर में रखना है। और यानी कि आपने उसके अंदर से कोई ऐसा नहीं होने देना। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक मैं बताता हूँ इसका। इसमें जो स्टडी है ना हमारे पास, जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह से ज़्यादा ना आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो होता है टायरोसिन। टायरोसिन ये होता है कि आपकी जो न्यूरोनल एक्टिविटी है ना उसका जो मार्कर है ना। इसमें इन्होंने ना एक स्टडी की थी कंडक्ट, उसमें उन्होंने ये दिया था कि एक को नाश्ता कराया था कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और एक को नाश्ता कराया था प्रोटीन्स के साथ ना। तो जो दोनों का चेस का मुकाबला था, दोनों इक्वल कॉम्पिटेंट थे। और फिर रिवर्स किया गया कि उसको वो किया गया, उसको वो किया गया। तो उसमें ये पता लगा कि तकरीबन ना 10 से 15% जो है ना परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है अगर आप प्रोटीन डाइट ले लें। प्रोटीन डाइट से बता दिया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो थोड़े से आपको ना ईज स्टेट में लेके जाते हैं। और जो प्रोटीन डाइट है ना आपकी, वो आपको जो है ना थोड़ा सा टायरोसिन की सप्लाई जारी रखती है। तो आपको जो न्यूरोनल एक्टिविटी है ना वो चलती रहती है। तो इसलिए इसमें मेक श्योर करें कि उसने सुबह के टाइम कोई पराठे या कोई दही या कोई इस टाइप की चीज़ कुछ नहीं लेनी। प्रेफरेबली जो है ना प्रोटीन्स थोड़ी सी लें, और अगर साथ कुछ लेके जा सकते हैं, वहाँ मुझे नहीं पता खाने की इतनी अलाउड है कि नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं भी है तो आप कम से कम ये मेक श्योर करें कि मैक्सिमम आप उस दिन एक दिन जो है वो प्रोटीन्स ले लें। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि जो है वो क्या कहते हैं उसको, बाकी जो एनर्जी ड्रिंक्स है, देखें मैं बताया तो इसमें इसमें आप लोगों के ना पहले ही बड़ी शदीद किस्म के जो एड्रेनलिन रिलीज चल रही होती है। तो एड्रेनलिन रिलीज के साथ अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स साथ ऐड ऑन करना शुरू कर दें तो इनमें क्या होता है, कैफिनेटेड ही है ना ये सारे के सारे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि इतनी आपको जो ड्राइव है ना, जितनी आपको दिमाग चलाने के लिए चाहिए, वो मेजोरिटी आपको मिल जाती है। और आइडियली मेरा मशवरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए। एग्जामिनर टफ, ये मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। ये मेरा नहीं, हो सकता है कई दफ़ा हर एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटर हो ना जिसकी परसेंटेज एक सर्टन नंबर से कम जा रही हो, तो फिर उस पर मतलब फॉरेन मार्क आ जाता है। क्योंकि मतलब ये नहीं होता कि एक सेंटर फेल ही करी जा रहा है, एक सेंटर पास ही करी जा रहा है। लेकिन ये कोइंसिडेंसेस है मेरे ख्याल है ज़्यादा, कि कुछ कहते हैं कि जी वो आसान है, कुछ कहते हैं वो आसान है। तो हमारी दफ़ा जब मैंने दिया था तो हमारे सेंटर ही एक कराची होता था, उसमें चक्कर ही कोई नहीं होता था। तो उधर ही जो है वो, मतलब फिर ये कहते थे कि जी पहला दिन आसान होता है, दूसरा दिन मुश्किल होता है। वहीं पे पहला दिन कैसे लें, अब आपका एग्जाम दूसरे दिन है, अब दूसरे तो वो कहते थे जी आखिरी दिन जो है ना बंदे को नहीं पास करते। ठीक है, मैं फॉर्चुनेटली आखिरी दिन पास हुआ था। तो अब उसमें मेरा ख्याल है कि ये मिस नॉमर्स वही आपके, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि प्राइमिंग का प्रॉब्लम है, कि प्राइम आपको पहले ना कर दें। आप पहले अगर ये सोच के जाएंगे ना प्राइम होंगे कि जी लाहौर सेंटर गंदा है, लाहौर सेंटर की जमीन गंदे है, तो आपको गंदे ही नजर आएंगे। फिर आपने क्या करना है। तो इसलिए जो है ना वो बेहतर है कि वो जो, अच्छा जी, व्हाट टू डू इन द मॉर्निंग बिफोर एग्जाम, मेडिटेशन, रिलैक्स योरसेल्फ, बस कुछ ना करें। ऑनेस्टली बुक ना उठाए, बाकी जो मर्जी कर ले। आप में से आज तक इतने लोग सारे एक्सपीरियंस हैं, आप लोग प्रॉफ वन से उठाते होंगे बुक। ठीक है, और एंड तक जाते जाते एग्जामिनर हॉल तक यूं 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 चल रही होती है। आप आज बताइए कोई फायदा हुआ है, मतलब क्या फायदा हुआ। एक नंबर को एक किसी एग्जाम में आ गया होगा, उसके अगेंस्ट जो स्ट्रेस इंड्यूस आप पहले एग्जाम से पहले अपने आप को एग्जाम के मोड में लेके चले जाते हैं। तो वो तो मतलब वैसे ही मतलब बंदे को खौफ आ रहा होता है कि यार सब बुक क्या उठा के करनी है। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, एग्जाम में कुछ नहीं होता। आपके पास जाके सिस्टम वन सिस्टम टू दोनों आपको समझ आ गए, आपने सिस्टम टू को एक्टिवेट रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेस में जाके रहना है। तो इसलिए इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी रहेगी। बाकी ये जेन में ना बनाए, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए, स्लीप के लिए लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन में प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली क्या है कि सबके हैंगओवर्स हैं, किसी का 1 घंटा है, किसी का 2 घंटे, किसी का 4 घंटे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो पहले तो होता था कि ये जो दूसरे थे कुछ लो शॉर्ट एक्टिंग किस्म के ये मिल जाते थे आपको, हिप्नोटिक्स। तो और दूसरा ये होता है कि जो ये होते हैं ना
आपके ये चल रहे हैं, क्या कहते हैं, अल्प्राजोलैम और ये और वो, ये इनमें से हिप्नोसिस नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो रिलैक्सेंट्स है। रिलैक्सेंट्स आर नॉट स्लीप इंड्यूसर, और रादर सम टाइम रिलैक्सेंट जो है वो स्लीप को इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आप शाम को जेनेक्स खा के सो जाएंगे, तो जेनेक्स का नींद में कोई वो नहीं है, वो जस्ट थोड़ा सा आपका न्यूरोनल रिलैक्सेंट है। उसका उसका हिप्नोसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हिप्नोसिस की एक मेडिसिन आती थी किसी जमाने में, वो भी अब खत्म हो गई यानी। तो इसलिए अब आप ये ना समझे। वैसे हाँ, वो ये होता है कि आपको प्लेसिबो इफेक्ट मिल जाता है। आपको लगता है कि ये मैंने नींद की दवाई खा ली है तो मैं नींद में चला जाऊँ। तो मैंने एक बार खाई थी, मुझे तो टेंशन हो गई थी, मेरी नींद की दवाई खा के भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं उस टेंशन की वजह से उठा रहा कि मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है कि वो। तो इसलिए आप इस तरह के काम ना करें। आइडियल ये है कि रिलैक्स हो जाए ना आप। अगर बुक के अंदर घुसे रहेंगे, अपने माइंड को एक्टिवेट रखेंगे और माइंड को शार्प रखेंगे, और रात को 10 बजे तक कॉफी पीते रहेंगे, तो फिर सारी बातें नींद कैसे आनी है। और अपने आप को एक चीज मैं बता दूं आपको, अपने आप को ड्रैग ना करें सोने के लिए। नहीं नींद आ रही ना, उठ जाए। अगर आप कोशिश करेंगे ना, बेड में जाकर लेट जाएंगे और सोने के लिए आंखें बंद करके यूं करके लेटे रहेंगे, तो आप एंग्जाइटी में आने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद आपको एंग्जाइटी अटैक आने शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे अल्लाह मुझे नींद नहीं आ रही, 4 घंटे रह गए, 5 घंटे रह गए। कुछ नहीं होता, आप 2 घंटे भी सही तरह सो जाएंगे ना। एग्जाम वाले दिन आपके ऊपर एड्रेनलिन का इतना इफेक्ट आ जाता है 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, कि आपका नींद की वजह से कुछ नहीं जाता। तो इसलिए आप उसमें बेफिक्र है, रिलैक्स होकर सोएं। आ जाए नींद बहुत अच्छी बात है, नहीं आती नींद कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बैठ के पढ़ना या दिमाग को एक्टिवेट करना, और खासतौर पे जो स्क्रॉलिंग है, ये ना करें उस दिन बिल्कुल भी। ये जो है ना, स्टेटस देखना और जो ये है, क्योंकि ये इनहिबिटेंट है स्लीप के ना। इनकी इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके जो फ्लो पैटर्न है ना अंगूठे का, और जो इसको देखने का, इसके भी पूरा अलग एक लेक्चर है, लेकिन बहरहाल। और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है जी, माशाल्लाह, चलिए अल्लाह खैर करे। बेस्ट ऑफ लक। ना कुछ ना ले छोड़े, आप देखिए उसके बगैर आप ज्यादा बेहतर रहेंगे। ये जितने सिट्रीजिन और एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं ना, इन सारों के हैंगओवर्स हैं, माइंड की आपकी ना ब्लरिंग ब्लरिंग करते हैं। आपके थॉट है वो शार्प नहीं रहती, आप उसको ना ब्लर कर जाते हैं फ्रेंड में आके ना। और इन सारों के जो वो है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि इनकी हाफ लाइफ 6 घंटे की है, तो इसने कम से कम 24 घंटे तक तो ब्रेन में उसमें फिरते रहना है ना। तो वैसे आप उस तरह ही अपने आप को रिलैक्स करें। और सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप कोई तस्बीह शुरू कर दें, तो तस्बीह को फोकस तस्बीह पे कर लें, तो आप 10 मिनट में भी, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे सोने में। ब्लैक कॉफी कैन बी टेकन, उसको अंदर कोई इनहिबिशन नहीं है। और मतलब मैं तो खुद भी लेता हूँ ब्लैक कॉफी का, कोई एग्जाम देना हो तो उसमें अगर आपका वो हाँ, अगर आप पहली दफा वहाँ पे उस दिन ब्लैक कॉफी लेने लगे ना, फिर मोहतात में रहें। वो फिर खतरनाक भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि उस वक्त अगर एड्रेनलिन रश आना है, क्योंकि एक एड्रेनलिन रश तो आना ही आना है। अगर उस वक्त आपका टैकीकार्डिया स्टार्ट हो गया ना, तो एक नया काम स्टार्ट हो जाना है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जितने भी स्टिमुलेंट्स लेके जा रहे हैं, तो वो आपका जो क्या कहते हैं बफर जोन है हार्ट का, वो 100 ना क्रॉस करे। ब्लैक कॉफी एंड एग्स गुड, लेकिन आई थिंक मीट समथिंग बेटर है। अगर कोई गोश्त का कोई पीस, यानी कि जैसे लेग पीस ले लें या इस तरह की चीज़ ले लेना, तो वो आपकी ब्रेन की ना शार्पनेस बेहतर रखेगा। वो प्रूवन है विद टायरोसिन ना, उसकी सप्लाई बहुत अच्छी रहती है। तो जितने देर में उसने एब्जॉर्ब होना, और वो दैट शुड बी टेकन एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर एग्जाम, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो है ना टायरोसिन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर जाके वो आपको सप्लाई देगा। अगर आपने जाने से 5 मिनट पहले खाया, फिर कोई फायदा नहीं। चले ठीक है जी, माशाल्लाह, सही रहेगी। अल्लाह करे अब आप लोग जो है वो जी हाँ, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल फैसलाबाद। मुलाकात होगी आप लोगों से सारों से फैसलाबाद को जी। मेरा इस दफ़ा पूरा सेशन नहीं है कोई भी सैटरडे वाले दिन, क्योंकि उनका कोई डिपार्टमेंट में काम चल रहा था, तो उनने लिमिटेड सेशंस करवाने थे। तो इसलिए जो है इस दफ़ा, फिर उन्होंने अगले साल देंगे सेशन, इस साल नहीं दिया उन्होंने। तो मेरा सेशन संडे की सुबह है सरीना में ना। वो इंटरेक्टिव है बेसिकली, तो इसलिए वो उस दिन तो मैं हूँगा वहाँ पे, लेकिन मैं सैटरडे वाले दिन दोपहर के बाद फैसलाबाद ही हूँगा। तो आप लोगों में से कोई भी मिलना चाहे, कोई मसला नहीं, वहाँ पे अवेलेबल हूँगा मैं इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं एग्जाम के लिए, स्पेशली जो जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के पास करे। मुझे अंदाज़ा है कितना स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये वाला, लेकिन इसमें से आप लोगों ने निकलना तो है एक दफ़ा इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे जो आप लोग निकल जाए और सबके लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया।